नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा आपको पहले लिए चलते हैं चंडीगढ़ की ओर, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। जापान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਬੈਂਕ ਫॉर ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਕਿੰਨੇ % ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ % ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸ ਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈਗਾ, ਇੰਡਸ ਇੰਡ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ એનર્ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਬਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 13, 14, 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 2026 'ਚ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਸੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ JBIC ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਜਾਪਾਨ ਬੈਂਕ ਫॉर ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ। चलिए अब खबरों की ओर बढ़ते हैं, जहां खबर हल्द्वानी से है। बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण को लेकर बुधवार यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो आएगा, जिसमें कि आपको बता दें कि इस फैसले का इंतजार क्षेत्र में 4300 से अधिक परिवार कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में निर्णय 4 दिसंबर को आना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए 10 सितंबर यानी कि आज की नई तारीख तय की थी। आपको बता दें कि सुनवाई के मद्देनजर हल्द्वानी में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से कड़ी कर दी गई है। तो वहीं नैनीताल पुलिस और जिला प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। जहां बनभूलपुरा रेलवे स्टेशन मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी कहा गया है कि शासन ने न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार लगातार सरकारी भर्तियों पर पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर मजबूत कदम उठा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पिछले 4.5 वर्षों में लगभग 27,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर पूरी तरह से निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरियों का अवसर मिला है। न सरकार का दावा है कि यह संख्या राज्य गठन के बाद अब तक की कुल भर्तियों को 2/3 से अधिक है, जहां पर जो रोजगार की दिशा में बड़े सुधार को दर्शाता है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह भी कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित और समयबद्ध बनाने के लिए आगामी समय का भर्ती कैलेंडर भी तैयार कर लिया गया है और इससे युवाओं को परीक्षा और चयन की जो भी है प्रक्रियाएं हैं उनमें भी स्पष्ट जानकारी उनकी मिल सकेगी। तो वहीं वे बिना किसी अनिश्चितता के भी अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। जहां सरकार का कहना है कि यह कदम युवाओं के हितों में पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए, पहले दिन से ही सरकारी नौकरियां पारदर्शिता के आधार पर मिले, निष्पक्षता के आधार पर मिले, योग्यता के आधार पर मिले, ये हमारा संकल्प था। और मुझे ये बताते हुए संतोष है कि हमारे प्रदेश के लगभग 27,000 नौजवान युवाओं को सरकारी नौकरियां निष्पक्ष तरीके से प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये काम हमारा अनवरत रूप से चलेगा और ये नियुक्तियां पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में जो संपन्न हुई हैं, राज्य स्थापना के बाद से लेकर अब तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं उसकी 2/3 से अधिक हैं। और आगे का भी हमारा कैलेंडर बना हुआ है। हमारे सभी नौजवानों को आगे भी अवसर मिलते रहेंगे और सभी अपनी तैयारी करेंगे।
अब खबर देहरादून से ही है। आपको बता दें कि नगर निगम ने हाल ही में अपने 27वें स्थापना दिवस का आयोजन किया और इस अवसर पर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने शहर की सफाई व्यवस्था और नागरिक समस्याओं पर भी बातचीत की। उन्होंने जानकारी दी है कि नगर निगम में क्षेत्र के विस्तार के लिए इनके कारण के सफाई और अन्य नागरिक सेवाओं में नई चुनौतियों का सामना जो है लगातार भी कर रहे हैं, जहां इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सफाई कर्मचारियों और संसाधनों की संख्या अब बढ़ाई जा रही है। जहां आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि धीरे धीरे सभी व्यवस्थाओं को सुधार कर पूरी तरह से प्रभावी किया जाएगा। जहां नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी तरह से जो है, आपको बता दें कि स्वच्छता को बनाए रखने में सहयोग करें और कूड़ा कचरा सही जगह पर फेंकें। जहां नगर निगम का उद्देश्य है कि आने वाले समय में देहरादून को न केवल स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए बल्कि सभी नागरिक सेवाओं में भी सुधार लाया जाए। जहां नागरिकों की सुविधा और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भी यह कदम बेहद ही सराहनीय बताया जा रहा है। ये मामला इस तरह से आया था कि पूर्व बोर्ड में एक सड़क स्वीकृत की गई थी जिसमें कि बिना अनुमति के कुछ संशोधन किए गए और उन संशोधनों के संबंध में कोई कार्यादेश जारी नहीं हुआ पाया गया है पत्रावली पर। इस संबंध में संबंधित ठेकेदार को नोटिस दिया गया है और उसको अपना पक्ष रखने के समय के साथ में इसमें कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वन विभाग में आम जनता से सीधे संवाद स्थापित करने के लिए एक नया कदम उठाते हुए सभी डीएफओ और रेंज के कार्यालयों में प्रत्येक माह में अंतिम शनिवार को प्रभाग दिवस के मनाने को लेकर अब निर्णय लिया गया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि प्रमुख वन संरक्षण कार्यालय की ओर से इस संबंध में आदेश को भी जारी कर दिया गया है। जहां विभाग का मानना है कि कई सुझाव और समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि औपचारिक प्रक्रिया में सामने नहीं आ पाती, लेकिन प्रभाग दिवस से लोगों को सीधे अधिकारियों से मिलने व अपनी बात को रखने का अवसर मिलेगा। जहां आपको यह भी बताते चले कि प्रमुख वन संरक्षण उत्तराखंड के आर.के. मिश्र ने इस पर जानकारी दी है कि प्रभाग दिवस का उद्देश्य जनता और विभाग के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है, जिससे कि जमीनी स्तर पर समस्याएं सामने आ सकें और उनका समाधान भी तेजी से हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि इस पहल से विभागीय प्रणाली और पारदर्शिता बढ़ेगी, तो वहीं स्थानीय लोगों का सहयोग भी मजबूत होगा। एक ऐसा सेक्टर है बिना पीपल कोऑपरेशन हो ही नहीं सकता और हम लोगों को और नज़दीक लाना चाहते हैं। वन विभाग का एक अच्छा शुरुआत करेंगे। तो मेरा मानना है कि प्रत्येक हमारे जो डीएफओस हैं, प्रभागीय वनाधिकारी, उन्होंने महीने में एक दिन, मैं इसको तय करूंगा आज या कल तक, एक दिन वो प्रभागीय दिवस मनाएंगे, जिसको फॉरेस्ट डिवीजन डे कह सकते हैं या हिंदी में जैसे प्रभाग का दिवस। उसी दिन सारे रेंज अफसर भी अपना अपना रेंज में करेंगे और इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया जाएगा कि जिसको जो भी फॉरेस्ट वन विभाग से अपेक्षा है, शिकायत है, तो हमको एक बहुत अच्छा फीडबैक मिल जाएगा कुछ महीने में এবং उसी को ही हमारा परिपाटी में हमने इसको सम्मिलित करना चाहेंगे कि हमने लोगों को भलाई के लिए वन विभाग का कार्यप्रणाली को कैसे हमने और अच्छा बना दें। खबर देहरादून से ही है, जहां नगर निगम पर एक बार फिर से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि मामला इंदिरापुरम वार्ड का है, जहां पर कागजों में एक सड़क और नाली निर्माण कार्य को पूरा दिखाकर करीब 20 लाख रुपए का भुगतान करा दिया गया और जबकि जमीन पर यह काम नहीं हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि कागजों में हेरफेर का यह मामला देहरादून से सामने आया है और जिस पर अब प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर शिवालिक नगर पालिका में क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह अभियान मुख्य रूप से वार्ड नंबर 13 और नवोदय नगर के प्रमुख मार्गों के साथ साथ एचआरडीए के ग्राउंड में केंद्रित रहा। बता दें कि पालिका के द्वारा आयोजित इस सफाई अभियान में 50 पर्यावरण मित्रों ने सामूहिक रूप से भाग लिया और नवोदय नगर से लेकर एचआरडीए के ग्राउंड तक सघन सफाई भी की गई। जहां इस अभियान के माध्यम से इन क्षेत्रों की सुंदरता और स्वच्छता सुनिश्चित की जा रही है। तो वहीं अधिशासी अधिकारी तारिक खान ने भी इस पर जानकारी दी है कि परिषद का उद्देश्य केवल सार्वजनिक स्थानों की सफाई ही नहीं बल्कि नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और उन्हें इस पहल में शामिल करने के लिए प्रेरित करना भी है। इस पहल से नागरिकों में स्वच्छता की महत्ता को लेकर सकारात्मक बदलाव आएगा और सामूहिक रूप से स्वच्छता सुनिश्चित की जा सकेगी। पता ही है कि पूरे जिले में जिलाधिकारी महोदय द्वारा
एक व्यापक रूप से सफाई अभियान चलाया गया है और पूरे ज़िले को उत्तराखंड में नंबर 1 लाने के लिए ये अभियान सभी जितने भी हमारे यहाँ पर विभाग हैं सभी विभागों में चलाया जा रहा है। ऐसे ही इसी अभियान में बढ़ चढ़ के नगर पालिका शिवालिक नगर अपने सीमा के अंदर एक व्यापक रूप से सफाई अभियान चला रही है और वो प्रत्येक दिन चल रहा है। और उसके अतिरिक्त सप्ताह में एक दिन हम व्यापक रूप से सभी कर्मचारियों को मिलकर लगभग अभी रविवार के दिन हमारे 50 कर्मचारियों ने एक साथ एक स्थान का चयन करते हुए व्यापक रूप से सफाई अभियान चलाया है। कितने आदमी? उसमें लगभग 50 कर्मचारी सफाई कर्मचारी हमारे थे। उसके अलावा हमारे जो उसके क्षेत्र के सभासद थे वो मौजूद थे। हमारे जो सफाई पर्यवेक्षक हैं सफाई वो वहाँ मौजूद थे। सभी लोगों ने एक साथ एकजुट होकर पूरे एरिया को साफ स्वच्छ बनाया। खबर हरिद्वार से है, जहां स्लीपर बसों में अनियमितताओं को लेकर उनके खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान लगातार जारी है। जहां आपको बताते चले कि जिला अधिकारी के निर्देश पर एआरटीओ के निखिल शर्मा और एआरटीओ नेहा झा के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने चंडी चौक और बहादुराबाद क्षेत्रों में देर शाम तक निरीक्षण किया। तो वहीं आपको बताते चले कि अभियान में अब तक 10 ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बसों पर विभिन्न अभियोगों को बंद किया गया है। तो जबकि आपको बताते चले कि 50 से अधिक बसों के चालान भी काटे गए, जहां जांच में ओवरलोडिंग, बिना अनुमति के संरचनात्मक परिवर्तन, तो वहीं परमिट की वैधता के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस और बीमा की विस्तृत जांच भी की गई। जहां अधिकारियों का कहना है कि यात्री सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो वहीं नियम तोड़ने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। ओवरलोडिंग पे जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश हैं कि कंटिन्यूअस कार्रवाई करती रहे पुलिस और परिवहन विभाग। तो उसी के क्रम में परिवहन विभाग ओवरलोडिंग वाहनों पे कार्रवाई कर रहा है। कल के डेट पे भी ओवरलोडिंग में लगभग 20 से ज़्यादा चालान किए गए हैं और ये जो कार्रवाई वो आगे भी चलती रहेगी। तो स्लीपर बस पे भी पिछली रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में निर्देश दिए गए थे कि जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसेस हैं और जो ऑल इंडिया टूरिस्ट नए परमिट और पुराने परमिट में दोनों में चल रही हैं, उनके खिलाफ सख्त चेकिंग का अभियान चला जाए। तो उसी के क्रम में ये अभियान चल रहा है जो लगातार पिछले हफ्ते से चला आ रहा है और इसमें लगभग 50 से ज़्यादा बसेस के चालान हो गए हैं और 10 से ज़्यादा बसेस सीज हो गई हैं। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आपको लिए चलते हैं सीधा चंडीगढ़ की ओर, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। हरियाणा में हम इसमें मुआवजा दे रहे हैं 50 से 75% नुकसान में 12,000 तक का हम मुआवजा देते हैं और 75 से ऊपर वाले नुकसान में 15,000 रुपए तक का मुआवजा देते हैं। तो इसी जानकारी के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो बटन दबाकर इस राशि को किसानों के खाते में स्थानांतरित करें। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब मैं कृषि विभाग के महानिदेशक श्री राज नारायण कौशिक से अनुरोध करूंगा कि वो भावंतर भरपाई योजना के बारे में जाए। तो आपको बताते चलें कि चंडीगढ़ से सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और जिसमें किसानों को उनकी ओर से राशि दी गई और जिसमें कि तमाम जानकारी उनकी ओर से दी जा रही है। तो सीधी तस्वीरें हम आपको चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां सीएम नायब सैनी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बेहद ही महत्वपूर्ण क्षण जो है ये किसानों के लिए है, क्योंकि उन सभी के बैंकों में जो राशि है उसको भेजा गया है। और जहां आपको बता दें कि सरकार ने जिस तरीके से जो वादे किए थे कहीं ना कहीं वो अब पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से आज यह राशि वितरण किया गया, जहां आपको बता दें कि 358 से अधिक जो राशि है उसका वितरण आज मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। तो पात्र किसानों को मुआवजा वितरण आज उनकी ओर से किया गया।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिले में गंगोत्री नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण कार्य को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बता दें कि टकनोर क्षेत्र में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कुछ पर्यावरणविद पेड़ों के कटान को लेकर इसका हवाला देकर चौड़ीकरण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जबकि यह सड़क चारधाम यात्रा मार्ग के साथ साथ भारत चीन सीमा तक जाने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। तो वहीं ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि लंबे समय से इस सड़क के चौड़ीकरण की जरूरत महसूस की जा रही थी, लेकिन अब मंजूरी मिलने के बाद अब इसे रोकने का प्रयास उस क्षेत्र में विकास में अड़चन डालने जैसा है। जहां इसे नाराजगी को देखते हुए ग्रामीणों ने जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं पर्यावरणविदों के खिलाफ नारेबाजी की गई, जहां ज्ञापन को सौंपकर अपना आक्रोश भी जताया गया है। तो वहीं ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा है कि हर्षिल, धराली और भैरव घाटी तक के प्रस्तावित चौड़ीकरण सामरिक दृष्टि से बेहद ही जरूरी है, जहां सैकड़ों देवदार के पेड़ों के कटान का विरोध करने वाले पर्यावरणविद विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों का तर्क है कि ये पेड़ उनके पूर्वजों के द्वारा लगाए गए थे और क्षेत्र के बड़े हित के लिए यदि हम इसे काटते हैं तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। और ऐसे में ग्रामीणों और पर्यावरणविदों के बीच यह टकराव लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जिसे लेकर प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। टकनोर के लोग हैं, हम आज आए हैं। जो नेशनल हाईवे बन रहा है तिब्बत बॉर्डर के लिए, जो डबल लाइन बन रहा है, इसका हम लोग समर्थन करने के लिए आज आए हैं, क्योंकि तथाकथित जो पर्यावरणविद है, जो अपने को पर्यावरण रक्षक कहते हैं, वो कल उन्होंने वहाँ जाके रक्षाबंधन किया है और वो कह रहे हैं कि 7000 पेड़ कट रहे हैं, जबकि अगर आप BRO और वन विभाग से पूछे तो 1500 पेड़ थे, उनमें से भी अब काफ़ी कम हो गए हैं। अगर आप अभी भी अगर आप वन विभाग को पूछें तो हम लोग हर साल सब लोग जो उपला टकनोर के लोग हैं वो पर्यावरण दिवस के दिन वृक्षारोपण का काम करते हैं और हमारी स्वयं की भूमि पर इतने सारे पेड़ उग गए हैं, लेकिन हम लोग उनको नहीं काटते हैं क्योंकि हम लोग खुद पर्यावरण के रक्षक हैं। तो आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप जागिए, देश सर्वोपरि है, अगर देश ही नहीं रहेगा तो हम उन जंगलों का क्या करेंगे। दिसंबर को कुछ पर्यावरणविद दिल्ली से चल के आते हैं हमारे धराली, भैरव घाटी, झाला जो चौड़ीकरण, जो रोड की चौड़ीकरण में विरोध में वो आ रहे हैं कि अब पर्यावरण बचाओ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि क्या उनके कहने से रोड। चलिए एक बार और फिर से रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ का, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। किसानों के खाते में उनके नुकसान की भरपाई का ये पैसा पहुंच जाएगा। सरकार का कमिटमेंट है कि अगर हमारे किसान को कोई दिक्कत आती है, प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी फसल का खराबा होता है, तो सरकार उसको मुआवजा देने का काम करती है। और इसी कड़ी में ही बाजरे की फसल के लिए हमने भावांतर भरपाई की बात किसानों को कही थी। बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपए की और कपास की फसल के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपए तथा धान की फसल के लिए 22 करोड़ 91 लाख रुपए की और ज्वार के लिए, गंवार जो है उसके लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि, ये कुल मिलाकर के आज जारी की गई है, जो अलग अलग फसल का खराबा हुआ है। प्रदेश के अधिक नुकसान है जो हमने देखा इनमें से खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां पुलिस ने घरेलू सामान की डिलीवरी की आड़ में चल रही नशा तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि SSP देहरादून ने सभी थाना प्रभारियों को फूड एंड घरेलू सामान की डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉयज की आकस्मिक चेकिंग के दौरान निर्देशित किया था, और जिसके बाद आपको बता दें कि कार्रवाई में 2 डिलीवरी बॉयज के समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 9 लाख रुपए के मूल्य के 29.94 ग्राम अवैध
स्मैको और साथ ही साथ 158 ग्राम की चरस को बरामद किया गया। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए दोनों डिलीवरी बॉय ब्लिंकिट की कंपनी में काम करते थे और जहां घरेलू सामान की डिलीवरी के बहाने से मादक पदार्थों की सप्लाई कर रहे थे। पुलिस के अनुसार अभियुक्त जल्दी ही पैसे कमाने के लालच में स्थानीय नशे के आदि युवाओं को यह मादक पदार्थों को बेचते थे और जहां पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए नेटवर्क की जांच को शुरू कर दिया है। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड के सभी जिलों में सुरक्षा एजेंसियां पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है और इसी कड़ी में हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के डेंसो चौक पर भी आज बड़े पैमाने पर संयुक्त चेकिंग अभियान को चलाया गया, जहां भारी पुलिस बल के साथ सीओ ट्रैफिक संजय चौहान के साथ साथ थाना अध्यक्ष नीतीश शर्मा और ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती मौके पर मौजूद रहे और इस दौरान प्रत्येक वाहन की बारीकी से तलाश की गई। तो वहीं आपको बता दें कि संदिग्ध व्यक्तियों और दस्तावेजों की जांच भी की गई है और जिसमें कि प्रतिबंधित दवाओं पर विशेष निगरानी रखी गई है, जिसमें सीओ यातायात संजय चौहान ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि, संदिग्ध मूवमेंट या फिर प्रतिबंधित सामग्री को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ये लगातार जो है हमारे पुलिस थाने का आदेश में अभियान चलता है। वहाँ जो शख्स मिलते हैं अलग अलग समय अलग अलग टाइम पे, उसी हिसाब से हम चेकिंग शुरू करना कर देते हैं। अभी मैं टेस्ट पे खड़ा हूँ, ये हमारा थाना सिडकुल के अंतर्गत आता है। तो आप देखेंगे थाना अध्यक्ष साहब के साथ और हमारा जो सिक्योरिटी ट्रैफिक पुलिस है वो भी यहाँ पे खड़ी है, मुस्तैदी से चेकिंग की जा रही है और ये इसी पर्पज से कि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। तो इसमें हमारा ध्येय ये है कि संदिग्ध वाहन और संदिग्ध व्यक्ति जो भी आपको लगता है उसको प्रॉपर तरीके से सेटल की जाए और अगर कोई इलीगल रिकवरी होती है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई होती है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।